स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर जो है फर्स्ट उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या बता रखा है। और जैसा कि आपको इसका नाम पता है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि जानना जरूरी होता है कि चैप्टर कितने नंबर का होता है। तो ये देखो, 4 नंबर का चैप्टर होता है। 4 नंबर का चैप्टर, जिसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न और 1 नंबर का आता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इस प्रकार से 4 नंबर का ये पूरा चैप्टर होता है और 4 नंबर के चैप्टर में आपको ये बताना पड़ता है। तो देखिए, 2 क्वेश्चन इसमें तैयार करने पड़ेंगे हमें। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि चैप्टर जो है उसमें क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं, क्या क्या हमें समझाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, भोजन और सेकंड इसका है मानव स्वास्थ्य। ठीक है। अब भोजन के अंदर इन्होंने क्या क्या बताया, देखिए कि भोजन किसे कहते हैं, भोजन क्या कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक कुपोषण। कुपोषण के बाद में ये 3 प्रकार का होता है। देखिए, विटामिन कुपोषण, सेकंड आता है प्रोटीन कुपोषण, और थर्ड में आता है खनिज कुपोषण। तो इनको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जब कुपोषण कंप्लीट हो जाता है तो हमारा सेकंड पार्ट आता है इसका, और सेकंड पार्ट के अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इसमें मानव स्वास्थ्य में पीने योग्य जल के गुण। इसके बाद में आता है दूषित जल के दुष्प्रभाव, यहां तक कंप्लीट होने के बाद तीसरा टॉपिक आता है इसमें मोटापा। फिर मोटापे के बाद में इससे अगला टॉपिक आता है रक्तचाप। यहाँ तक ये 4 टॉपिक जो है इसमें कंप्लीट होते हैं। फिर इसमें 5वां टॉपिक आता है नशीले पदार्थ। तो नशीले पदार्थों के अंदर देखिए क्या क्या आएगा इसमें। नशीले पदार्थ हमने देखे हैं क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट में आता है गुटखा, ठीक है। सेकंड में आता है तंबाकू, थर्ड में आता है आपका मदिरा या शराब, फोर्थ आता है आपका अफीम, फिफ्थ में आता है आपका अन्य पदार्थ, यहाँ आकर आपके नशीले पदार्थ जो है कंप्लीट रूप से खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है दवाओं का दुरुपयोग। और लास्ट में बिल्कुल सबसे अंतिम जो टॉपिक होता है वो होता है मिलावटी खाद्य पदार्थ।
इस तरीके से आपका ये पूरा जो चैप्टर होता है इसका डिवाइडेशन किया गया है। संतुलित असंतुलित भोजन, कुपोषण, कुपोषण के 3 प्रकार, मानव स्वास्थ्य में पीने योग्य जल के गुण, दूषित जल के दुष्प्रभाव, मोटापा, रक्तचाप, नशीले पदार्थों में गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम और अन्य पदार्थ, और दवाओं का दुरुपयोग और मिलावटी खाद्य पदार्थ। तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं संतुलित भोजन क्या होता है, या फिर सबसे पहले हम भोजन को डिफाइन करेंगे कि भोजन किसे कहते हैं। तो देखिए, हमें सबको ये पता है कि भोजन क्या होता है। देखिए, भोजन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, शरीर के अंगों को एनर्जी जो है देता है, पोषण प्रदान करता है हमारे शरीर के अंगों को। और बस ज़्यादातर कार्य जो है, जब हमारे अंग सही ढंग से काम करेंगे तो भोजन का मेनली यही कार्य होता है। बाकी भोजन जो है 2 प्रकार का होता है। पहला आता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन की देखिए परिभाषा सिंपल सी है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, पर परिभाषा आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। अब बात आती है पोषक तत्व क्या है। तो पोषक तत्व देखो क्या क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खाद्य रेशे, ये हमारे जो है पोषक तत्वों की श्रेणी बनती है। अब इसके बाद में परिभाषा आती है असंतुलित भोजन, सेकंड। तो असंतुलित भोजन को परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल एक तरीका आप याद रखना कि संतुलित भोजन जो होता है वो असंतुलित भोजन का विपरीत होता है। तो संतुलित भोजन को देखिए आप, जब जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं उसे हम संतुलित भोजन कह रहे हैं। तो ऐसा भोजन या ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो। ये हो गई हमारी असंतुलित भोजन की परिभाषा। और इस प्रकार से भोजन और भोजन के दोनों प्रकार हमारे कंप्लीट होते हैं। अब असंतुलित भोजन बहुत सारे जो है फास्ट फूड वगैरह से भी हमें असंतुलित भोजन ही मानो उसको। तो देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक आता है अपना कुपोषण। कुपोषण में मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। तो सबसे पहले हम विटामिन कुपोषण की बात करेंगे। और इसमें विटामिन की हम बात करेंगे तो विटामिन ए, B1, B2, B3, विटामिन सी और विटामिन डी, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक सारणी तैयार करते हैं, ठीक है, फिर हम इसको समझेंगे। तो यहाँ तो हम लिखेंगे विटामिन। सबसे पहले विटामिन, उनसे क्या होता है, रोग, और रोग के लक्षण। तो देखिए, मैं एक बार टेबल तैयार कर लेता हूं।
विटामिन ए, इससे होता है रतौंधी रोग। और इसमें कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना, ये इसका क्या हो गया, लक्षण हो गया। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आता है आपके B1। तो B1 को देखो एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, थायमिन B1। थायमिन B1 जो होता है, इसकी कमी से हमारे बेरी नाम का रोग होता है। और बेरी के लक्षण जो है वो देखो क्या होते हैं, हृदय की धड़कन कम होना, हृदय की जो धड़कन होती है वो हमारी कम हो जाती है, पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। आप इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसके बाद में थर्ड नंबर, राइबोफ्लेविन। B2। तो राइबोफ्लेविन B2 की कमी से देखिए राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग होता है। और राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग जो होता है, इसमें क्या होता है, होंठ व आसपास की जो त्वचा होती है वो फटने लग जाती है। होंठ और आसपास की त्वचा जो है वो फटने लग जाती है। इसके बाद में आता है फोर्थ नंबर नियासिन B3। नियासिन B3 जो होता है, इसकी कमी से देखो आप कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। अब पेलेग्रा नामक रोग के लक्षण क्या होते हैं, अपनी जो जीभ होती है, जीभ जो होती है वो और उसकी त्वचा जो होती है उस पर पपड़ी जमने लग जाती है। और हमारी जो मेमोरी होती है, स्मृति, वो कमजोर हो जाती है। इसके बाद में अगला आता है विटामिन C, जिसको आप एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोल सकते हैं। और इससे स्कर्वी नाम का रोग होता है। स्टूडेंट्स देखिए स्कर्वी के क्या लक्षण होते हैं। इस रोग में मसूड़ों से खून आने लग जाता है। अगर आपको पता हो, आपने पिछली क्लास में पढ़ा हो, तो मसूड़ों से खून आने में क्या होता है, देखिए कि हमारे जो मसूड़े होते हैं इनसे खून आता है। और इसका एक लक्षण और होता है, त्वचा पर चकत्ते बनना। चकत्ते क्या होते हैं, जैसे हमें लाल चींटी खा जाती है तो उस प्रकार से उसमें स्पॉट्स बन जाता है धब्बे। इसके बाद में लास्ट आता है
कैल्सिफेरॉल डी और विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स में देखिए क्या होता है, घुटने जो होते हैं वो हमारे पास पास आ जाते हैं और पैरों की हड्डियां मुड़ने लग जाती है या घुटने मुड़ने लग जाते हैं। तो आप इसको नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं मैंने आपको एक पूरी सारणी जो है कंप्लीट तैयार करके बताई है कि विटामिन कुपोषण क्या होता है। अब इसके बाद में हम सेकंड देखते हैं प्रोटीन कुपोषण। तो देखिए प्रोटीन कुपोषण जो क्यों होता है, प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में, जब हम खाद्य पदार्थों में प्रोटीन आवश्यक मात्रा में नहीं ले पाते हैं, और ये ज़्यादातर होता है आपके बचपन में, या फिर ये जो प्रोटीन की कमी होती है वो गर्भावस्था से ही हो जाती है बच्चे में। जब गर्भावस्था का मतलब होता है कि जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, तभी से प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। तो देखिए मेनली हमें दो चीज़ इसमें देखनी है कि इससे दो प्रकार के रोग होते हैं। पहला होता है क्वाशियोर नामक रोग होता है। तो क्वाशियोर नामक रोग में क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसका पेट फूल जाता है, हाथ पैर जो है पतले हो जाते हैं, और उसकी जो त्वचा होती है उस पर काले धब्बेदार चिकने जो हैं धब्बे पड़ जाते हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल काली त्वचा हो जाती है, धब्बेदार हो जाती है बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब होता है पेट बाहर निकलना, बिल्कुल कमजोरी आ जाना शरीर में, और नॉर्मल ये होता है प्रोटीन की कमी से। अब दूसरा रोग होता है प्रोटीन ऊर्जा की कमी से। इस रोग का नाम है मेरस्मस। इसमें शरीर जो होता है बच्चे का वो दुर्बल हो जाता है, दुर्बल, आंखें कान दिहीन हो जाती है, और अंदर धस जाती है। ये इसके जो है लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रोटीन कुपोषण को समझ सकते हैं। और प्रोटीन की कमी से वैसे भी और भी रोग हो जाते हैं। देखो शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, एनर्जी नहीं रहती शरीर में। बाकी आगे देखते हैं। अगला आता है खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण को समझने के लिए सबसे पहले हमें खनिजों के नाम लिखने पड़ेंगे, टेबल बनानी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ टेबल तैयार करता हूँ पहले, और फिर बाद में टेबल समझाऊंगा, ठीक है। देखिए पहला आता है इसमें सोडियम। ये खनिज हो गया, यहाँ खनिजों के नाम लिखेंगे हम। यहाँ पर इनके प्राप्ति के स्रोत आएंगे, और यहाँ पर इनके उपयोग। देखिए सोडियम जो होता है हमें किस किस से प्राप्त होता है? सामान्य नमक, मांस, दूध, मछली,
मैं पहले पूरी सारणी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर समझाऊंगा आपको। देखिए 4 हो गए, 5वां आता है, इसमें लौह तत्व है। इसमें भी यही चीजें आती है, सभी कॉमन है। अलग है इसमें गाजर और गुड़, और इसका कार्य है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। और लास्ट आता है इसमें आयोडीन, जो कि नमक, अब हम इसको समझेंगे। देखिए सारणियों, सबसे पहले आता है इसमें सोडियम। सोडियम का प्राप्ति स्रोत होता है सामान्य नमक से हमें मिलता है मांस, दूध, मछली, अंडे, और इसका उपयोग होता है मांसपेशी संकुचन में, तंत्रिकीय आवेग संरक्षण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना। शरीर में जो वैद्युत अपघटन का मतलब होता है कि जो सूचनाएं पहुंचती है या क्रियाएं होती है हमारे शरीर में भी, ठीक है,
और तंत्रिकी आवेग होते हैं सूचनाएं पहुंचना, संतुलन बनाना मतलब हमारे शरीर की बैलेंसिंग, सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से संतुलित कर रखना, ये इसके कार्य उपयोग है। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों से मिलता है हमें और कोशिकीय क्रिया का संचालन करता है। बाकी यही वाले गुण हैं इसके, और एक अलग से एक गुण है कोशिकीय क्रिया का संचालन करना, ये गुण भी इसी में आएंगे। थर्ड में आता है कैल्शियम। कैल्शियम हमें मिलता है दूध, अंडे, हरी सब्जी से। और कैल्शियम का कार्य आपको सबको पता है कि विटामिन डी के साथ मिलकर दांत और हमारी हड्डियों को यह मजबूत करता है बिल्कुल। उसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस दूध, अंडे, हरी सब्जी, रागी, बाजरा और यकृत और वृक्क। यकृत और वृक्क से भी हमें फास्फोरस की प्राप्ति होती है और कैल्शियम के साथ मिलकर दांत व हड्डियों को मजबूत बनाता है। पांचवा लौह तत्व, ये हमें इन सभी चीज़ों से मिलता है, बाकी अलग से गुड़ और गाजर से भी मिलता है। इसका कार्य है शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है। और 6 पे आता है आयोडीन। आयोडीन जो है हमें नमक, काला नमक, हरी पत्तेदार सब्जियां, समुद्री जलीय मछलियों से और जामुन, इनसे मिलता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में हमारी मदद करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण आपको पता है, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में गलगंड या घेंगा नामक रोग होता है, ये सब आपको पता है। तो आगे देखिए, इसके बाद में यहाँ जाकर हमारा भोजन वाला जो पार्ट होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके बाद में मानव स्वास्थ्य वाला हमारा पार्ट चालू होता है। अब देखिए मानव स्वास्थ्य। देखिए वैसे मानव स्वास्थ्य वाले टॉपिक में आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेंगी बुक के अंदर, पर मैं आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन या जानकारी दूंगा जो आपको एग्जाम में काम आएगी, जिस पर क्वेश्चन बेस होते हैं बिल्कुल और उसी तरीके से आता है। मैं आपको बताता हूँ। पहला आता है इसका पीने योग्य जल के गुण। तो कॉमन सा हमें पता होना चाहिए पीने योग्य जल के 4 गुण होने चाहिए। एक तो आंखों से दिखने वाली गंदगी ना हो, ऑक्सीजन से भरपूर हो, कोई भी जो है सूक्ष्म जीव उसमें उपस्थित नहीं हो, और तीसरी चीज़ होती है उसमें उसका पीएच संतुलन हो। देखिए सूक्ष्म जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, लाभदायक और हानिकारक। तो यहाँ पर हमें अगर बात करें पीने योग्य जल के गुण की तो हानिकारक का ही सवाल होता है। ठीक है, ये आपके पीने योग्य जल के गुण होते हैं। और देखिए पीने के पानी से हमें बहुत सारे फायदे भी होते हैं। हमारे जो शरीर की सारी क्रियाएं जो है बेसिक रूप से अगर हम बात करें तो जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं वो जल से चलती है। ठीक है, तो सारे शरीर की पाचन क्रिया हो गई और भी बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती है, सभी का संचालन जो है जल से होता है। जल हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, हमारे कोई बीमारी नहीं होती है, हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहता है, दिमाग अच्छे से काम करता है। तो पानी पीने से बहुत सारे फायदे हैं। इसके बाद में सेकंड आता है इसका दूषित पानी के दुष्प्रभाव। तो देखिए अब बात करते हैं कॉमन सी दूषित जल के दुष्प्रभाव की। तो दूषित जल से हमें बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। बहुत सारे दुष्प्रभावों में क्या क्या होता है देखिए,
सबसे ज़्यादा हमें जो नुकसान होता है दूषित जल से क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो है वो घर बना लेती है। तो इसमें मेन होती है हैजा और पेचिस। अन्य बीमारियों के भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मलेरिया, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड, सर्दी जुकाम, खांसी, ठीक है। और भी अगर आप बात करें तो बहुत सारी बीमारियां हमारे जल से होती है, कृमि द्वारा भी होती है। तो देखो किस किस के द्वारा होती है, जीवाणु, विषाणु, ये दो तो मेन हो गए, जीवाणु और विषाणु। कृमि, ठीक है, ये कृमि के द्वारा जल से होने वाली बीमारियां सबसे ज़्यादा होती है कृमि से। कृमि संक्रमण से देखिए एक रोग होता है बाह्य या नाड़ु रोग, और इसका जो है रोगजनक होता है ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस, सॉरी ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस इसका रोगजनक होता है। अब देखिए बाह्य या नाड़ु रोग हमारे शरीर में किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से प्रवेश करता है। तो इसकी जो ये जो कृमि होती है, ये मादा शरीर जो मादा होती है, ये शरीर जो मानव का होता है उससे बाहर अंडे देती है जल में, और उस जल में जो अंडे होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। उस जल का सेवन हम किसी भी प्रकार से कर लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जाकर ग्रोथ कर लेती है, ग्रोथ करके वो बीमारी को बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से ये रोग होता है। पर जैसा आपकी बुक में बताया गया है कि सन 2000 के बाद इसका एक भी रोगी हमारे यहाँ पर नहीं पाया गया। आगे देखिए अगला टॉपिक आता है आपका मोटापा, ओबेसिटी। बात करते हैं मोटापे की, तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल आपके या हमारे परिवार में भी बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं वो मोटापे से ग्रसित होते हैं, ठीक है, या किसी न किसी के परिवार में एक ना एक व्यक्ति मोटापे से ग्रसित मिल जाता है। तो मोटापा क्या होता है, देखिए इसको हम समझेंगे मोटापा क्या होता है। मोटापे की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अत्यधिक वसा का शरीर में जमा हो जाना। जब ज़्यादा वसा हमारे शरीर में इकट्ठी होगी तो हमारे शरीर की जो है त्वचा जो होती है उसमें वसा जमने लग जाती है, वो मोटी हो जाती है। और हमारी अब देखिए मोटापे को किस प्रकार से हम मापन करते हैं, किस प्रकार से हम बताते हैं। तो देखिए एक इसकी यूनिट होती है इकाई, BMI। बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं शरीर भार सूचकांक। अब शरीर भार सूचकांक से हम कैसे पता लगाएंगे कि हम मोटे हैं या पतले हैं। तो देखिए इसका मापन किस प्रकार से होता है, हमारे शरीर की लंबाई और भार का अनुपात। और इसके लिए एक निम्न और उच्च जो है इसकी सीमा भी बताई गई है कि अगर व्यक्ति 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम हो तो वो मोटापे पूर्व स्थिति होती है। और अगर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक
व्यक्ति आ जाता है। तो देखिए 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसके अनुसार होता है लंबाई और भार का अनुपात, ठीक है। 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर भी इसके अनुसार होता है। इससे अगर कोई कम होगा तो वो मोटापे में नहीं आएगा, और इससे अधिक होगा 30 से तो मोटापे की स्थिति में आ जाता है। अब देखिए मोटापे से हमें क्या क्या नुकसान है। बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। मोटापे से कैंसर हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात आप कि निद्राकालीन श्वास समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर की स्थिति भी आ जाती है, और ज़्यादा मोटा आदमी जो है चल भी नहीं पाता है, ठीक है। और ज़्यादा खाना खाने से उसे बहुत नुकसान हो जाता है। तो ज़्यादा हम इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इतना लिखने पर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे देखिए इसके बाद में अगला टॉपिक आता है रक्तचाप। रक्तचाप की जब हम बात करते हैं तो रक्तचाप या रक्तदाब एक ही बात होती है। तो रक्तचाप की अगर आप बात करोगे तो आपके दिमाग में एक सिंपल सी थ्योरी आएगी, बहुत पहले से पढ़ रहे हो आप, छोटी क्लास में पढ़ा है कि जो हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, धमनी और शिराओं में जिन्हें हम वाहिनियाँ कहते हैं, उनमें हमारा रक्त बहता है। और रक्त का जो दाब होता है, चाहे वो उच्च हो चाहे वो निम्न हो, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, तो वो ही रक्तदाब कहलाता है। तो रक्त का दाब उसको हम क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। अब हम बात करते हैं रक्तदाब की। तो देखिए ये हमारे पास कॉमन सी चीजें हैं। रक्तदाब को दो श्रेणी में डिवाइड किया गया है, सिस्टोलिक रक्तदाब रक्तचाप और डायस्टोलिक रक्तचाप। सिस्टोलिक रक्तचाप में ऊपर का पारा आता है और डायस्टोलिक में नीचे का, जो मैंने आपको सामने लिख रखा है। दूसरा हमें एक चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है कि 1733 में स्टीफन हेल्स जो है उसने सबसे पहले रक्तचाप का मापन किया था एक घोड़े के अंदर, ठीक है। और 1983 में कॉपलन नामक वैज्ञानिक ने इसे रक्तचाप नाम दिया। अब रक्तचाप दो प्रकार का होता है, दोनों प्रकार के रक्तचाप को हम समझेंगे। देखिए निम्न रक्तचाप का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है वो कम हो। अब रक्तदाब कम होने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए कि रक्तदाब कम होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारा हृदय काम नहीं करेगा, और हृदय हमारा जब काम नहीं करेगा तो फिर आपको पता है कोई भी अंग हमारा काम करने से मना कर सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। उसके बाद में आता है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप की आप बात करेंगे तो वो इसका विपरीत होता है, शरीर में रक्तदाब का अधिक होना। अब देखिए रक्तदाब अधिक क्यों होता है, और रक्तदाब जब हमारा अधिक होगा तो धमनियों में या शिराओं में जो है रक्त बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से बहने लगेगा, और उसका हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। रक्तदाब जो हाई ब्लड प्रेशर होता है क्यों होता है कि हम जो है मैदा की चीज़ें खा लेते हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, योग व्यायाम नहीं करते हैं, ठीक है,
ज़्यादा टेंशन लेना करना, तो बहुत सारी इसकी जो है सिम्टम्स होते हैं वो हमारी रोज़मर्रा के जीवन में ही होते हैं। तो मेन आपको ये लिख के आना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये लघुत्तरात्मक आ सकता है। अब इसके बाद में आता है नशीले पदार्थ। तो नशीले पदार्थ में मैंने आपको 5 प्रकार के नशीले पदार्थ बताए थे। पहला आता है इसमें गुटखा। गुटखा देखो बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है गुटखा, और हमारे देश की भी बात करें या फिर कहीं की भी बात करें तो गुटखे का सेवन मनुष्य बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर कर रहा है, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी इसका उपयोग बहुत उच्च स्तर पर कर रही है, जिससे कैंसर, मुंह में छाले पड़ना और घाव पड़ना, ठीक है, और बहुत सारी बीमारी हो जाती है। इससे मांसपेशियाँ जो होती है, जबड़े की मांसपेशियाँ वो सिकुड़ने लग जाती है। और जबड़े की जब मांसपेशियाँ सिकुड़ती है तो आपका मुंह खुलता नहीं है अच्छे से, और इस रोग को क्या कहते हैं, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये रोग होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें जबड़े की मांसपेशियाँ खुलती नहीं है। तो गुटखे का प्रचलन बहुत ज़्यादा है गाँवों में, और जब से पाउच संस्कृति का प्रसार आया है तब से गुटखा बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर सेवन में आ रहा है। तो इसके नुकसान ही नुकसान है, इसको खाने से कोई मतलब नहीं है, फायदा नहीं है, सिवाय हमारे शरीर के नुकसान के, और हमारा पैसा भी बर्बाद होता है। इसके बाद में गुटखे के बाद में आता है तंबाकू। देखिए तंबाकू क्या होता है, तंबाकू एक पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, जिस पादप का वैज्ञानिक नाम होता है निकोटियाना। टॉबैको। और इसमें निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है तो निकोटीन भी बहुत उच्च स्तर पर पाया जाता है, और इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं निकोटीन से, ठीक है। ये तंबाकू का सेवन जो है व्यक्ति, आपको पता है सिगरेट, बीड़ी में, और आजकल चिलम चलती है, हुक्का चलता है, इनमें इसका सेवन करते हैं। मैं आपको नॉर्मल जानकारी देता हूँ इसकी। और सबसे ज़्यादा इससे नुकसान है कैंसर का होना, ठीक है। अपने शरीर में बहुत सारी बीमारी हो जाती है। इसका धुआं जो है शरीर में जाता है तो वो हमारे फेफड़ों में जाकर जम जाता है, और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। या फिर आप बात करें ऐसे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो इसका सेवन कर रहा है उसी को इससे नुकसान हो। जब वो आदमी सेवन कर रहा है तो उसका धुआं जो होता है वो हवा के द्वारा दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी जाता है, और उससे भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए इसके क्या क्या बीमारियां हैं। रक्त दाब का अधिक होना, धमनियों की दीवारों का मोटा होना, गर्भवती महिला में नुकसान। ये इसके सिम्टम्स, लक्षण हैं, जिससे नुकसान मान लो आप ये कि गर्भवती महिलाओं को इससे बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कृपया करके इन नशीले पदार्थों का सेवन हम हमारे जीवन में नहीं करें तो वो सबसे अच्छा होता है। इसके बाद में अगला आता है आपका मदिरा या शराब। देखिए शराब का प्रचलन भी हमारे बहुत ज़्यादा होता है,
इससे क्या क्या नुकसान होते हैं देखिए। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शराब में क्या होता है, किससे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो शराब में एथिल अल्कोहल पाया जाता है, जिसको हम C2H5OH कहते हैं। और एथिल अल्कोहल जो होता है, इसका सेवन करने के बाद में तो आदमी मस्त हो जाता है बिल्कुल। देखिए शराब का नुकसान मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो नियंत्रण खो देता है। अब जब हमारा मस्तिष्क ही नियंत्रण खो देगा तो हमारे शरीर की क्रियाएं जो होती है वो बाधित हो जाती है। तीसरा देखिए आप, शरीर की क्रियाएं बाधित होने के बाद में क्या है, ये जो हमारे शरीर में जाता है अल्कोहल, तो किसका निर्माण करता है, अल्कोहल शरीर से मिलकर एसिटाइलडीहाइड। और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो इस प्रकार से हम देखें, चौथा इसमें आता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है व्यक्ति की, उसको भी ठेस पहुंचती है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस प्रकार से हम इसके चार जो हैं वो लिख सकते हैं कि इससे हमें ये नुकसान है। बाकी शराब के बारे में आप लिख सकते हैं क्या क्या है शराब में, मैंने आपको कौन सी चीज़ बताई है। इसके बाद में अगला आता है अफीम। अफीम जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोम्निफेरम। और पेपेवर सोम्निफेरम जो है, इससे अफीम कैसे प्राप्त होती है, इसका जो फल होता है, फल के दूध को सुखाकर, इसमें भी देखिए निकोटीन जो है वो पाया जाता है और इससे हेरोइन का निर्माण होता है। हेरोइन का भी इससे निर्माण हो सकता है। हेरोइन का निर्माण होगा तो इसमें अफीम आपको प्राप्त हो जाती है। और अफीम प्राप्त होने के बाद में आप इसका सेवन करते हैं। अब अफीम देखो कहाँ कहाँ इसका सेवन किया जाता है अफीम का। एक तो शादी ब्याह के मौके पर माताएं जो होती है बच्चों को सुलाने के लिए भी इसका प्रयोग करती है कि नींद आ जाए। वो पहले की बात है, आजकल ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी इसका जो है सूंघ कर भी इसका सेवन किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ये। इसके बाद में आता है अन्य प्रकार के नशे। अन्य प्रकार के नशे में देखिए चरस, भांग, गांजा, कोकीन, हेरोइन, ये सब अन्य प्रकार के नशों में आते हैं। और ये भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे नशे हैं आदमी इनमें मस्त हो जाता है और एक लालच होता है आदमी के मन में कि हमें मज़ा आएगा मज़ा आएगा, और वो मज़े के चक्कर में वो अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। और तीसरी बात, सबसे मुख्य बात, आर्थिक रूप से वो तंग हो जाता है। और फिर एक बार इस नशे की लत पड़ने के बाद उसे छोड़ता नहीं है और फिर वो पैसे पे पैसा बर्बाद किया जाता है। तो यहाँ आकर अपने नशीले पदार्थ कंप्लीट होते हैं। अब आता है दवाइयों का दुरुपयोग।
देखिए, डॉक्टर के पास मिलने वाली बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिनमें कई प्रकार के एल्केलॉइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और कॉमन सी बात है कि दवाइयों में नशा होता है, आपको पता है ये चीज़। अल्कोहल भी पाया जाता है कई खांसी की जो सिरप वगैरह आती है। तो बच्चे जो होते हैं अक्सर इनका सेवन करते हैं, या फिर कॉलेज के स्टूडेंट। तो हमें रोकना चाहिए, दवाइयों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इन्हें अच्छे काम में लेना चाहिए। इसके अलावा जो है नशे, देखो किस किस प्रकार की चीज़ों से किए जाते हैं। नेल पॉलिश, सॉल्वेंट, और इसके अलावा लाइटनर आती है, उससे करते हैं। एक आपके जो है पंचर बनाने की ट्यूब आती है, स्प्रीट आती है। तो इन सभी को क्या करते हैं कि कपड़े में डाल के और सूंघ कर इसका नशा किया जाता है। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हमारे शरीर के लिए नशे की श्रेणी में आते हैं। और इन सब का एक कारण होता है कि भूख से बेखबर होना। क्योंकि व्यक्ति को जब नींद आने लग जाएगी, नशा हो जाएगा, तो उसे कभी भी भूख नहीं लगती है, ध्यान नहीं रहता है। तो इस कारण जो है आजकल के युवा वर्ग और बच्चे इन चीज़ों की लत लगा के बढ़े हैं, और वो बहुत नुकसान में है। शरीर का नुकसान होता है, बीमारियाँ होती है। इसके बाद में सबसे लास्ट और फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का आता है खाद्य पदार्थों में मिलावट। देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट हम दो टॉपिक में समझेंगे। एक तो पहला होगा खाद्य पदार्थ, और दूसरा होगा कोल्ड ड्रिंक्स। तो देखिए, बात अगर हम खाद्य पदार्थों की करते हैं तो आजकल सबसे ज़्यादा दूध जो होता है, दूध में मिलावट हो रही है। और दूध में क्या मिलावट हो रही है? देखिए, दूध में रिफाइंड, ठीक है, और सर्फ, डिटर्जेंट आदि को मिलाया जा रहा है। पर जो है लोग बाग इससे बेखबर हैं, और ये हमारे कितना नुकसान करता है। इसके अलावा आपको अगर बात करें तो दाल, चीनी, मिर्च पाउडर, धनिया, फल, सब्जी, ठीक है, और बहुत सारे खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड वगैरह आते हैं, या फिर आपकी चॉकलेट्स वगैरह आती है, इनमें बहुत सारे नुकसानदायक जो है पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो दाल जो है इनको कलर कर दिया जाता है, चीनी में मिलावट होती है, मिर्च में जो है ईंट का पाउडर मिला दिया जाता है। दाना जो होता है, दाना, इसको भी जो है हरा कर दिया जाता है कलर करके, सौंफ को हरी कर दी जाती है। इसके अलावा काली मिर्च, काली मिर्च में देखिए क्या किया जाता है, पपीता के बीज, पीस कर मिला दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। अब इसके बाद में आता है कोल्ड ड्रिंक्स। तो देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स को हम समझेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसे ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं वो हमारे शरीर को, जैसे कैंसर, स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारियां, ठीक है, इसमें जो है अम्ल मिलाए जाते हैं, एसिड, जो इसे खट्टापन प्रदान करते हैं। तो
अम्ल व एसिड मिलाने से इसे खट्टापन तो प्रदान हो जाता है, पर उसका हमारे शरीर में जो नुकसान होता है, देखिए चिड़चिड़ापन आना, पेट में जलन, एसिडिटी, ये हमारी बीमारी होती है। और एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 0.4 ppm सीसा मिलाया जाता है। अब जब आप एक चीज सोच के देखिए कि सीसा जब हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जा रहा है तो क्या हमें नुकसान होगा? सीसा हमारे शरीर के अंगों को काटना स्टार्ट कर देता है, तो ये सीसा हमारे लिए नुकसानदायक है, एसिड्स हमारे लिए नुकसानदायक है, और भी इसमें बहुत सारे जो है तत्व मिलाए जाते हैं, वो सभी हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। और क्या पता किस पानी से इस कोल्ड ड्रिंक को बनाया जाता है, कोई पता नहीं होता, इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन भी नहीं करना चाहिए, इससे बीमारियां हो जाती है। देखिए क्या होती है बीमारी? अल्सर। अल्सर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे पेट के अंदर घाव पड़ जाते हैं, यहाँ पेट में, और वो घाव जो होते हैं बहुत नुकसान देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ये खत्म होता है। और इसमें से मैंने आपको प्रश्न भी बताए, एक क्वेश्चन आएगा कोल्ड ड्रिंक का आ सकता है लघुत्तरात्मक में, एक आता है पीने योग्य जल के गुण और उससे होने वाले दुष्प्रभाव लिखिए, या फिर नशीले पदार्थों में से तंबाकू के सेवन से क्या क्या हानि होती है, या मदिरा के सेवन से क्या क्या हानि होती है, ये क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, मेन क्वेश्चन। या फिर एक क्वेश्चन बनेगा तो रक्तचाप को परिभाषित करते हुए निम्न व उच्च रक्तचाप को समझाइए, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। या फिर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के नाम लिखते हुए संतुलित व असंतुलित भोजन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। या फिर मोटापे को परिभाषित कीजिए। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, छोटे प्रश्नों में कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए छोटे प्रश्नों में आपसे पूछ लेगा कि मदिरा जो होती है उसका निर्माण किससे होता है। तो आपका आंसर आना चाहिए एथिल अल्कोहल। C2H5OH, ये आपका आंसर होना चाहिए। सेकंड आपका अगर क्वेश्चन पूछेगा वो LSD का पूरा नाम, तो इसका नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, ये इसका आंसर होता है। तो इस प्रकार से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक, मैंने आपको 2 क्वेश्चन डेमो में देके बताए, और मैंने जो आपको लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बताए इनमें से बोर्ड की क्लास में क्वेश्चन जरूर आएगा, जिस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन बोल के बताया।